डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। ये क्लास हमारा संख्यात्मक योग्यता अर्थात मैथ का क्लास चल रहा था। इसमें हम लोग 8वें चैप्टर जो कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का है उस पर बात कर रहे हैं और तीसरा वीडियो क्लास है। इस क्लास में हम आपसे कुछ सामान्य क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा और इन पर विचार करिएगा। पहला सवाल है, मनोज ने 20 रुपये दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदे और उतने ही पेन उसने 25 रुपये की दर्जन से खरीदे, दर्जन की दर से। दोनों को सम्मिलित रूप से मतलब मिक्सचर करके 30 रुपये दर्जन की दर से बेच दिया। इस प्रकार यदि उसे 180 रुपये का लाभ हुआ हो तो उसने कितने पेनों का व्यापार किया? आंसर दिया है 20 दर्जन पेन, 8 दर्जन, 24 दर्जन और 30 दर्जन। तो यहाँ पे ध्यान से इस सवाल को देखिएगा, हम करेंगे कैसे। मनोज ने 20 रुपये दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदे, हमें नहीं मालूम कि उसने कितने पेन खरीदे। यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि मनोज ने 1 दर्जन पेन खरीदा और ये जो 1 दर्जन पेन है ये आपका 20 रुपये प्रति दर्जन वाला है सपोज, तो इसका जो पैसा हो गया वो 20 रुपये कॉस्ट हो गई सीपी, राइट। उतने ही पेन उसने मतलब जितने 20 रुपये दर्जन की दर से खरीदे एग्जैक्टली उतने ही यानी 1 दर्जन और इसको उसने खरीदा 25 रुपये दर्जन की दर से, तो उसका पेमेंट क्या गया होगा 25 रुपये। ये कॉस्ट हो गई 1 दर्जन की। टोटल अभी तक उसके द्वारा जो पेन खरीदे गए हैं वो 2 दर्जन हैं और 2 दर्जन के लिए जो उसने पेमेंट किया है वो 45 रुपये पेमेंट किया है, यानी 2 दर्जन पेन की जो कॉस्ट प्राइस है वो 45 रुपये है। क्लियर होंगे यहाँ तक। मनोज ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदा, हमें नहीं मालूम कि उसने कितने पेन खरीदा। सपोज 1 दर्जन 20 की हैसियत से खरीदा तो 20 रुपये पेमेंट दिया, एग्जैक्टली उतने ही यानी 1 दर्जन और 25 की दर से तो 25 पेमेंट किया। अब चलिए 2 दर्जन हम सम्मिलित रूप से बेच देते हैं। 2 दर्जन को हम बेचते हैं लेकिन बेचते हैं सम्मिलित रूप से हम 30 रुपये दर्जन, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 60 रुपये, ये एसपी हो गया। जब हमने 2 दर्जन पेन का व्यापार किया, देखिए 2 दर्जन खरीद कर 2 दर्जन सेल आउट कर दिया। जब 2 दर्जन पेन का हमने व्यापार किया तो हमें लाभ कितना हुआ 15 रुपये का। 45 खरीद मूल्य था, 60 बेच मूल्य है 15 रुपये का। तो अब यहाँ पे करते क्या है कि जब 2 दर्जन पेन का आपने व्यापार किया तो आपको लाभ हुआ 15 रुपये का, यानी दिया है 15, जो दिया है वो हमेशा नीचे। आप कह रहे हो कि नहीं मुझे 15 रुपये का नहीं, मुझे तो 180 रुपये का लाभ हुआ। अच्छा, जो चाहिए वो ऊपर, यानी 15 दिया है चाहिए 180, तो 180 ऊपर ले लीजिए, 15 से काट दीजिए, ये 12 आ जाएगा। 12 दूनी 24 दर्जन पेन का उसने व्यापार किया। तो बहुत इत्मीनान से सीखिएगा, ऐसे प्रश्नों को आप इसी तरह से करिए और मिस्टेक कहीं नहीं होगा। जब 2 दर्जन पेन का व्यापार किया तो 15 रुपये का लाभ हुआ, यानी दिया है 15, जो दिया है वो हमेशा नीचे होता है और जो चाहिए या जो पूछा गया वो हमेशा ऊपर होता है। तो 180 रुपये फिर कितने पे लाभ होगा 24 दर्जन, इसका सही आंसर हो गया। अगला एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन दिया है और ये 2 तरह से आपके सामने आता है। एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पे हमें उतना ही हानि होती है जितना 1800 रुपये में बेचने पे लाभ होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है और ये भी पूछ सकते हैं कि हानि प्रतिशत क्या है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लाभ या हानि प्रतिशत तो हम तब बताएंगे जब हमें क्रय मूल्य मालूम होगा। तो इसकी जो पहली क्वेरी बनती है वो सीपी ही बनती है। कभी कभी सवाल इस तरह से आता है कि एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 1800 रुपये में बेचने पे लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो जब वस्तु का क्रय मूल्य मालूम होगा तो क्रय मूल्य से कंपैरिजन करके हम लाभ या हानि की वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो आप इस सवाल को देखिएगा, पहले तो करेंगे कैसे फिर हम आपको डिटेल में समझा देते हैं। अगर 1200 रुपये में बेचने पे उतनी ही हानि होती है जितना 1800 रुपये में बेचने पे लाभ होता है तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, वही आपका होगा कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। क्लियर हुए? किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पे उतना ही लाभ होता है जितना इतने रुपए में बेचने पे हानि होती है। क्रय मूल्य क्या है? दोनों को जोड़ करके हमेशा आधा कर दीजिएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 1500 रुपये। अब 1500 रुपये की वस्तु जब आप 1200 रुपये में बेचोगे तो सेलिंग प्राइस 1200 हो गया। कितना यहाँ पे हानि हो जाएगी
300 रुपये की यहाँ पे हानि हुई है, किस पे? 1500 रुपये पे, और इंटू 100 आपका जवाब आया कि 20% हानि हो जाएगी। बाय द वे ये पूछ ले, जैसा इसमें पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो फिर 1500 रुपये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, 1800 में आप बेच रहे हैं, तो यहाँ पे 300 रुपये का लाभ होगा, और लाभ हानि की वैल्यूएशन किस पे करते हैं? कॉस्ट पे, इंटू 100, 0 कट जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। यानी उतना ही लाभ होता है जितना हानि होती है, तो 20% लाभ होगा, 20% हानि होगी। लेकिन इसकी वैल्यूएशन करने के पहले आपको सीपी पता होनी चाहिए, और सीपी कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है, किस तरह से सीपी निकाल सकते हैं, अगर थोड़ा सा इसको लिख करके निकालना हो। यहाँ पे देखिए सीपी निकाल करके फिर से दिखाते हैं आपको कि आपकी 1200 में बेच रहे थे, ठीक है, तो आपको सपोज के रुपए का घाटा हो रहा था, अगर के मिल जाता तो सीपी लौट आती है आपकी। 1200 रुपये में बेच रहे थे, सपोज के रुपए का घाटा हो रहा था, अगर के मिल जाता तो सीपी लौट आती। अब 1800 में बेच रहे हैं, के रुपए का लाभ हो रहा, अगर के नहीं मिलता तब भी सीपी लौट आती, बोथ आर इक्वल। तो ये इधर आएगा तो 2 के बराबर हो जाएगा 600, और के बराबर हो जाएगा यहाँ पे 300। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ से सीपी निकालनी है तो 300 जोड़ दे देंगे, कितना हो जाएगा? 1500, और अगर यहाँ से के घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1500। यानी हर परिस्थिति में कॉस्ट प्राइस 1500 रुपये है। अब अगर 1200 में बेचेंगे तो 20% का लॉस हो जाएगा, और 1800 में बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस पे नज़र रखिएगा, ये वर्बली टिक करने वाले सवाल हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 3, 4 और 5। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, और हर क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ सीखिए, तरीका सीखिए जो इसी चैप्टर इसी क्वेश्चन तक सीमित नहीं होगा, आगे भी आपको मदद करेगा। एक वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा गया, 1/4 भाग 20% लाभ पर बेचा गया, और शेष को 24% के लाभ पर बेच दिया गया। इस प्रकार 620 रुपये का लाभ हुआ है, तो फिर वस्तु की कीमत क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कहा जा रहा है कि एक कोई वस्तु है जिसका 1/3 किया गया, 15% लाभ पे बेच दिया गया, 1/4 किया गया, उसको 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया गया, और जो रिमेन्स बचा यानी जो शेष बचा उसको 24% के लाभ पे बेच दिया गया। इस तरह से ओवरऑल पूरी वस्तु पे हमें 620 रुपये का लाभ हुआ। तो बताइए इस वस्तु की फिर टोटल कीमत क्या थी? अच्छा, यहाँ पे अगर आप कहोगे कि माना वस्तु की कीमत x रुपये थी, नो प्रॉब्लम, लगा सकते हो। x/3 करोगे, x/4 करोगे, फिर x माइनस x/3 प्लस x/4 करोगे तो शेष निकल आएगा। थोड़ा सा मुश्किल काम है और ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, फिर कहोगे माना 100 रुपये है, तो क्या करोगे? 1/3 जैसे 100 करोगे तो वो कटेगा नहीं, 33 से 1/3 आ जाएगा, यानी प्रॉब्लम है। अब आप क्या करेंगे? फिर करेंगे क्या, तरीका क्या है? तो माना ना x ना माना 100, जो उचित होगा माना वो। कैसे? 1/3 करना है, 3 से कट जाए तो अच्छा लगेगा। 1/4 करना है, 4 से कट जाए तो अच्छा लगे। ये बताइए 3 और 4 दोनों से जो कट जाए वो कौन सी संख्या है? 3 और 4 का एलसीएम यानी 12। माना कीमत 1200 रुपये है, माना कीमत 1200 रुपये, कुल कीमत, राइट। वस्तु की कुल कीमत हमने 1200 रुपये मान ली, और ये बिल्कुल तार्किक और सही है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आपने कैसे 1200 रुपये मान लिया, तो जैसे आपने 100 रुपये मान लिया था वैसे ही हमने 1200 मान लिया। 100 मानने के पीछे कोई कारण नहीं है, 1200 मानने के पीछे कोई कारण नहीं है, एक तुलना कर रहे हैं। इसका 1/3 क्या होगा? 1200 का 1/3 400 होगा, ये आराम से कर लोगे। 1200 का 1/4 करोगे तो 300 हो जाएगा, और 4 3 700 इससे निकल गया, तो शेष क्या बचा? 500, राइट। यहाँ आपको 15% लाभ मिला, 400 का 15% क्या होगा? 60 रुपये। यहाँ 20% लाभ मिला, 300 का 20% क्या होगा? 60 रुपये। और यहाँ 24% का आपको लाभ मिला, 24 पंचे 120 रुपये, यानी टोटल 240 रुपये का लाभ हुआ। जब वस्तु 1200 रुपये की थी तो आपको 240 रुपये का लाभ हुआ, यानी दिया है 240। लेकिन नहीं, आप तो कह रहे हो कि हमें 240 का नहीं, हमें तो 620 रुपये का लाभ हुआ। अच्छा, चाहिए 620 से, तो जब 1200 रुपये की वस्तु थी तो 240 रुपये लाभ हुआ, आपके सामने दिया हुआ है।
आप कह रहे हो हमें 620 रुपये का लाभ हुआ, यानी दिया है 240, चाहिए 620। 0 0 काट दो, 24 पंचे 120, 5 0 0, 5 दूनी 10 के 0, 5 छक्का 30 और 1 31। ये वस्तु 3100 रुपये की थी। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कितने इजी वे में आंसर दे पाए हैं, और अगर यही 100 और x मानते तो आप फंस जाएंगे सवाल में, और कैलकुलेशन भी काफ़ी हार्ड हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 4 नंबर लिखा हुआ है, हटा दे रहे हैं इसको। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक पुस्तक को बेचने पर विक्रय मूल्य का 20% लाभ हुआ है, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, और पहले वीडियो में हमने आपको बहुत ही एक्सप्लेन करके बता दिया है कि लाभ हो या हानि, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत की हानि हुई, कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए की हानि हुई, मैं तब तक नहीं बता सकता जब तक ये न पता हो कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो लाभ या हानि की वैल्यूएशन किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पर करते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि लाभ हानि की वैल्यूएशन कॉस्ट पे करते हैं। अच्छा, एक पुस्तक को बेचने पर विक्रय मूल्य का 20% लाभ हुआ, माना पुस्तक 100 रुपये की बेची गई, 100 रुपये की बेची गई, ये सेलिंग प्राइस है पुस्तक का, है ना, पुस्तक का एसपी है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस है। आप कह रहे हो एक पुस्तक को बेचने पर विक्रय मूल्य का 20%, इसका 20% आपको लाभ हुआ एसपी का, तो 20 रुपये लाभ हुआ। अब आपसे एक क्वेरी करते हैं और आप जवाब दीजिएगा। एक पुस्तक को हमने 100 रुपये में बेचा, राइट, एक पुस्तक को हमने 100 रुपये में बेचा, हमें 20 रुपये का लाभ हुआ है। ये पुस्तक कितने रुपए की है? आपका जवाब आया कि सर ये 80 रुपये की है। एक पुस्तक को हमने 100 रुपये में बेचा, हमें 20 रुपये का लाभ हुआ है। ये पुस्तक कितने रुपए की है? 100 से 20 घटा दीजिए, ये पुस्तक की रियल कॉस्ट यानी कॉस्ट प्राइस क्या है? 80 रुपये है। तो ये सीपी आपकी कितनी आ गई? 80 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गई। और लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं इंटू 100, आंसर आएगा 25%। ये रियल आपका जो है प्रॉफिट परसेंटेज होगा, यानी वास्तविक लाभ प्रतिशत 25 होगा। अगर कोई गलती करेगा तो 20 लगा सकता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी काफ़ी अच्छा सा है। 2 रुपये की 3 की दर से टॉफ़ी खरीद कर 3 रुपये के 4 की दर से बेच दिया, उसे 75 रुपये का लाभ हुआ है। बताओ उसने कितनी टॉफ़ियाँ का खरीदी या कितनी टॉफ़ियों का व्यापार किया। तो इस तरह का एक पीछे सवाल कर चुके हैं, लेकिन उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको बड़ा मज़ेदार तरीका बताता हूँ कि कैलकुलेशन एकदम ईजी, यानी वर्बली कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इतना बढ़िया सा कैलकुलेशन का तरीका बताता हूँ। देखिए, 2 रुपये में 3 खरीदी और 3 रुपये में 4 बेची। यहाँ पे आपको संख्याएं कितनी दिख रही हैं? 1 2 3 4। ये जो संख्याएं हैं, इन चारों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा बता सकते हैं? 2 तो 4 के अंदर है, और जो शुरू से देख रहा है पहले वीडियो से, उसको जरा सा भी असमंजस नहीं होगा। 2 4 के अंदर है, और 4 और 3 को प्राइम है, वो भी 3 है। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 12। माना उसने 12 टॉफ़ी खरीदी, 12 टॉफ़ी खरीदी, ऐसा हम मान लेते हैं। 12 टॉफ़ी खरीदी, 100 नहीं माना, माना उसने 12 टॉफ़ी खरीदी। ठीक है, चलिए देखता हूँ पेमेंट उसने क्या दिया। ये 12 क्या है? टॉफ़ी है। इन दोनों में टॉफ़ी कौन सी है? 2 रुपये की 3 की दर से टॉफ़ी खरीदी, तो 3 टॉफ़ी है और 2 पैसा है। तो टॉफ़ी के नीचे टॉफ़ी और पैसा ऊपर। 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 रुपया कॉस्ट प्राइस है किसकी? 12 टॉफ़ी की। ध्यान से सुनिएगा। माना उसने 12 टॉफ़ी खरीदी। कैसे मान लिया आपने 12? हमने 2 3 3 4 का एलसीएम ले लिया। क्यों एलसीएम ले लिया? क्योंकि कैलकुलेशन अच्छा हो जाए इसलिए। अच्छा, 12 टॉफ़ी खरीदी, तो 2 रुपये की 3 मिलती हैं, तो टॉफ़ी के नीचे टॉफ़ी रख दी, ऊपर अमाउंट रख दिया। 3 चौक 12, 4 दूनी 8 रुपया पेमेंट कर दिया 12 टॉफ़ी का। चलो 12 बेच देते हैं। तो 3 रुपये की 4 बेच रहे हो, 4 यहाँ रख दिया और 3 ऊपर अमाउंट रख दिया, 9 रुपये की बेच दिया। ये क्या है? एसपी। कितना लाभ हुआ? आपका जवाब आया 1 रुपये का लाभ हुआ। अच्छा, जब आपने 12 टॉफ़ी का व्यापार किया तो आपको 1 रुपये का लाभ हुआ, यानी 1 रुपये का लाभ हुआ जब 12 टॉफ़ी का व्यापार किया आपने।
आपने जब 12 टॉफ़ी का व्यापार किया तो कितना लाभ हुआ? 1 रुपये का। ठीक है, देखिए 12 टॉफ़ी 8 रुपये की खरीदी थी, 12 आपने 9 रुपये की बेच दिया, 1 रुपये का लाभ हुआ। जब 12 टॉफ़ी का व्यापार किया तो 1 रुपये का लाभ हुआ। आप क्या बोल रहे हो कि हमें तो 75 रुपये का लाभ हुआ? इसका मतलब आपने ज़्यादा टॉफ़ी का व्यापार किया। 75 से गुणा कर दीजिए, 900 इसका सही आंसर आ जाएगा। उसने 900 टॉफ़ियाँ खरीदी और बेची, 2 रुपये में 3 की दर से खरीदा, 3 रुपये में 4 की दर से उसने बेचा और 75 रुपये प्रॉफिट हुआ। टोटल 900 टॉफ़ियों का उसने व्यापार किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये छठा सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है और आप इत्मीनान से पूरी बात मेरी समझिएगा। अशोक ने एक घड़ी 1900 रुपये में खरीदा। अशोक ने एक घड़ी 1900 रुपये में खरीदा। इसकी मरम्मत पर इसके विक्रय मूल्य का 1/5 राशि खर्च किया। तत्पश्चात 20% लाभ के साथ घड़ी को बेच दिया। मरम्मत पर खर्च की गई राशि क्या है? आपसे ये कहा जा रहा है कि घड़ी की मरम्मत पर खर्च की गई राशि विक्रय मूल्य का 1/5 है। क्या आपको विक्रय मूल्य मालूम है? नहीं मालूम। जब विक्रय मूल्य मालूम नहीं है तो कहाँ से आप रिपेयरिंग कॉस्ट बताएंगे? ठीक है, अगर 1900 का 1/5 करते हैं तो इस तरह का आंसर तो गलत हो जाएगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो आपका उचित और सही तरीका क्या होगा, ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा। आप एक एक पॉइंट, चूँकि क्रय मूल्य आप समझते हैं, लागत मूल्य समझते हैं, विक्रय मूल्य समझते हैं, सारी चीज़ें आप समझते हैं, पहला वीडियो देख चुके हैं। सपोज उसने घड़ी खरीदा, राइट, घड़ी खरीदा, अभी मैं कोई संख्या नहीं लिख रहा हूँ, और प्लस रिपेयर कराया। घड़ी खरीदा प्लस रिपेयर कराया, इन दोनों शब्दों को मिला करके, खरीदा प्लस रिपेयर, इनको मिला करके आपके दिमाग में कोई शब्द आ रहा है जो दोनों के लिए संयुक्त रूप से प्रयोग किया जा सके? चलिए मैं बताता हूँ। वो शब्द है लागत। यानी खरीदा और मरम्मत कराया, इन दोनों से मिलकर के बनती है लागत। क्लियर हो गए? यानी लागत। अब लागत से यदि ज़्यादा पे बेचेंगे तो सर्टेन लाभ होगा, और अगर लागत से कम पे बेचेंगे तो सर्टेन हानि होगी। अच्छा, मैंने खरीदा, मैंने रिपेयर कराया, कर करा के, यानी खरीद के रिपेयर करा के मेरे 100 रुपये खर्च हो गए। अब ये 100 रुपये क्या है? ये है घड़ी की लागत। अच्छा, 20% लाभ कमाना चाहता हूं तो इसको कितने रुपए की फिर बेच दें? आपका जवाब आया 120 रुपये की बेचिए। ये क्या है? एसपी, सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। अगर आप 20% लाभ कमाना चाहते हो तो क्या करोगे? देखिए छोटा हो गया, थोड़ा ध्यान रखिएगा। खरीदा और रिपेयर कराया, कर करा के मेरे 100 रुपये खर्च हो गए। अच्छा, 100 रुपये लागत है घड़ी की। लागत में क्या जुड़ा है? 2 चीज़ें, एक खरीद रेट, एक रिपेयर रेट। अच्छा, 100 रुपये लागत आ गई थी, 20% लाभ कमाना चाहता था, 120 रुपये का बेच दिया। अब जरा वहाँ पहुँच जाइए। इसकी मरम्मत पर खर्च की गई राशि विक्रय मूल्य का 1/5 है, ये विक्रय मूल्य है। इसका 1/5 क्या होगा? 120 का 1/5, आपका जवाब आया कि 24 रुपये होगा। अच्छा, तो रिपेयरिंग पे जो पैसा खर्च हुआ वो 24 रुपये हुआ। क्लियर? लागत 100 रुपये है, लागत में 2 चीज़ें जुड़ी हैं, खरीदा और रिपेयर। रिपेयर अगर 24 है तो फिर खरीदा क्या है? 100 से 24 घटा दीजिए, 76। यानी 76 का खरीदा, 24 का रिपेयर कराया, 100 रुपया लागत आई, 120 रुपया का बेच दिया। 4 चीज़ें क्लियर हो गई आपको? 1 2 3 4 सभी चीज़ें आपके सिस्टम में हैं। अब आप देखिए, इन चारों में से इसमें क्या दिया है? 1900 रुपये में खरीदा, यानी 1900 रुपये में खरीदा और आप कह रहे हो 76 में खरीदा, तो 1900 ही तो 76 है। ये है कंपैरेटिव स्टडी। अब अगर आपको चाहिए कि इसका विक्रय मूल्य बताओ तो 120 रख दो, और अगर पूछे कि रिपेयरिंग कॉस्ट क्या है तो 24 रख दो, अगर लागत पूछेगा तो 100 रख दो। जो चाहिए वो रख दीजिए ऊपर, यानी जो दिया है वो 76 है, जो चाहिए वो ऊपर। हमें रिपेयरिंग कॉस्ट चाहिए, 24 रख दिया। 19 चौको 76 और 19 इकन्नम 19, 4 छंग 24 और 6
अन्नम 600 रुपये जो है घड़ी की रिपेयरिंग पे खर्च हुआ था। तो देखिए कितने बढ़िया से और कितने मज़ेदार तरीके से आपने ये सवाल किया, जबकि ये समीकरण बनाने पे कठिन हो जाएगा और काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है, तो इसलिए इस पे नज़र रखिएगा और एक एक पॉइंटों को आप समझ करके चलेंगे। अगला ये 7वां क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है, एक कार को 51,000 रुपये में बेचने पे 15% की हानि होती है, यदि इसे 57,500 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। मैं तब तक नहीं बता सकता कितने % का लाभ होगा अथवा हानि होगी जब तक ये ना पता हो कि कार का क्रय मूल्य क्या है। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि लाभ हानि प्रतिशत क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि कार की कास्ट क्या है। पहले आप सीपी निकालिए। तो 51,000 रुपये में आपने बेचा है, ये क्या है, तो तुरंत जवाब आया कि ये तो हमारा विक्रय मूल्य है। अच्छा, 51,000 रुपये में आपने बेचा तो क्या हुआ, मुझे घाटा हो गया 15% का, यानी ये 51,085% है। आपको चाहिए सीपी यानी 100%। तो 51,000 विक्रय मूल्य है जो कि हानि के साथ है, 100 माइनस यानी 85% है, यानी दिया है 85%, चाहिए कॉस्ट यानी 100%। 17 × 5 = 85, 17 × 3 = 51, 5 से काट दीजिए 20, 20 × 3 = 60। ये कार की जो कॉस्ट है वो 60,000 रुपये है, सीपी है। अब पूछ रहा अगर 57,500 में बेच दें तो क्या होगा। अरे 57,500 रुपये में आप बेच दोगे तो अभी भी आपको घाटा होगा, कितना, 2500 रुपये की हानि होगी। राइट, अभी भी 2500 रुपये की हानि होगी। तो ऐसे ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं, उनमें से कोई भी सही होगा। 2500 रुपये की आपको हानि हुई है और लाभ या हानि की वैल्यूएशन कहाँ करते हैं, तो सीपी पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100। यहाँ पे आपके 4 जीरो यहाँ से कट गए, 4 यहाँ, 6 चौको 24, 4 सही 1/6% का हानि होगी, आपको लॉस हो जाएगा। सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 3 क्वेश्चन और आपके सामने लिखे हुए हैं, 8वां, 9वां, 10वां, और इस वीडियो में ये 10 कॉमन क्वेश्चन थे, इनको आप ध्यान दीजिएगा। एक पंखे को 442 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/12 भाग लाभ के रूप में मिला, लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, आप वैल्यूएशन किस पे करते हो। देखिए कुछ लोगों को समस्या आती है कि सवाल हम कहाँ से पुटअप करें, कहाँ से उठाएं, किस पॉइंट से इसको हल करना शुरू करें, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। तो आप इन्हीं चीज़ों पे गौर करिए। आपसे पूछा लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो या अमाउंट में लाभ हानि हो, बताने के लिए सीपी चाहिए, और इसमें कहीं भी सीपी दिया नहीं है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है। ये 442 क्या है, ये 442 विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। अगर इस प्रश्न का उत्तर हमें देना हो तो हम तो 442 से मतलब ही नहीं रखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है 442 की। आप देखिए क्रय मूल्य का 1/12 भाग लाभ हुआ है और परसेंटेज में आंसर पूछा है, अमाउंट में तो पूछा नहीं है। हमें क्रय मूल्य नहीं मालूम, 12 से कटने वाली कोई भी संख्या मान लिया, 120 रुपये सीपी है क्रय मूल्य, ऐसा मान लिया। 1/12 इसका क्या होगा, 10 रुपये, 10 रुपये का हमें लाभ हुआ। देखिए माना क्रय मूल्य 120, 120 कैसे आपने मान लिया, क्योंकि 12 से कट जाएगा इसलिए। अच्छा, तो इसका 1/12 यानी 12 × 12, 10 रुपये का लाभ हुआ। 120 रुपये की वस्तु पर 10 रुपये का लाभ हुआ। लाभ हानि की गणना किस पे करते हैं, सीपी पे करते हैं, इंटू 100। 0 0 कट गया, 12 8 96, 4/12 यानी 8 सही 1/3% का लाभ हुआ। ये आपका आंसर है। कुछ नहीं करना है, आपको सीधा ये उठा करके टिक कर देना है। क्लियर हो गए होंगे। हम यही मान लेते हैं कि 12 रुपये है, 12 रुपये पे 1 रुपये लाभ हुआ है, क्योंकि 12 का 1/12 1 ही रुपये होगा। अच्छा, अब क्या इस संख्या को लेकर के हल करेंगे तो पॉसिबल है, निश्चित रूप से पॉसिबल है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए कैसे, माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है, राइट। अब x रुपये है, आपको x/12 लाभ हुआ है, तो ये x/12 इसमें लाभ जुड़ गया, ये बिक गई 442 रुपये की। 12 × 12 x और x ये हो गया 13x/12 बराबर 442। ये x बराबर हो जाएगा 442 × 12/13। 13 तिया 39 और 13 चौको 52, 12 चौको 48 के 8, 12 तियाई 36, 4 40, 408। x की वैल्यू 408, यानी ये कॉस्ट प्राइस आ गई 408 रुपये। अब विक्रय मूल्य है 442 रुपये
और ख़रीद मूल्य है 408 रुपये, इससे घटा दीजिए तो 34 रुपये का लाभ हुआ। लाभ हानि की गणना किस पे करेंगे? क्रय मूल्य पर। 34/408 इंटू 100, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 चौको 68, 2 से काट दीजिए 12 आ गया, 12 अट्ठे 96, 4/12, 8 सही, 1/3% फिर से आ गया। तो आप सोचिए कि ये अच्छा था कि वो अच्छा था। आपको कुछ नहीं करना है, फिर से आप ध्यान से सुनिए। एक वस्तु को 8,000 रुपये में बेचा गया, एक वस्तु को 8,000 रुपये में बेचा गया, हमें क्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत क्या है? 1/5 गुणे 100, 20% का लाभ हुआ। क्रय मूल्य का हमें 1/10 लाभ हुआ, 1/10 गुणे 100, 10% लाभ हुआ। 1/8 क्रय मूल्य का लाभ हुआ, 1/8 गुणे 100, 12.5% का लाभ हुआ। तो वर्बली आंसर है इसी तरह से 1/12 गुणे 100, 12 अट्ठे 96, 8 ये 12 हो गया, 8 सही, 1/3% का लाभ हुआ। बस इतना सा काम करना था। तो कंसेप्ट क्लियर करिए, संख्या के पीछे मत भागिए, क्योंकि संख्या के पीछे भागेंगे तो समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा क्वेश्चन में और परिणाम नहीं अच्छा रहेगा। अच्छा, अगला सवाल देखिए। किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर हमें क्रय मूल्य का 1/7 भाग हानि होती है। यदि इस वस्तु को 2100 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? अब यहाँ पे पर्टिकुलर एक अमाउंट दे दिया है कि अगर 2100 रुपये में बेचा जाए तो कितने % का लाभ या हानि होगी। तो हमें पता होना चाहिए कि वस्तु की CP क्या है। जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम होगा तब तक हम नहीं बता सकते हैं। आप ये बताइए कि 1/7 भाग CP का आपको हानि हो गई। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर 1/7 भाग हानि हो गई है तो फिर मिला क्या आपको? आपका जवाब आया कि 6/7 हमको मिला, और 6/7 जो मिला वो 1440 रुपये है। तो 100% क्या होगा, यानी 1440 गुणे 7/6 अगर आप कर देंगे तो ये आ जाएगा, आप काट दीजिए, 1680 रुपये आ जाएगा। यानी वस्तु की जो CP है वो 1680 रुपये है। फिर से सुनिए, किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/7 भाग हानि होती है। हमने कहा 1/7 भाग हानि हो गया, यानी 7 अंश में 1 अंश अगर हानि हो गया तो कितने अंश मिला? 6 अंश मिला। तो 7 में से 6 अंश हैं 1440, दिया है 6 अंश, चाहिए पूरे के पूरे 7 अंश, यानी 1680 रुपये। 1680 रुपये इसकी कॉस्ट आ गई। अब आप इसको कह रहे हो कि हम 2100 में बेचे तो क्या होगा? ये 2100 SP है, दोनों का अंतर कितना हुआ? 420 रुपये का लाभ होगा। किस पे? लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर इंटू 100। ये 0 0 कट जाएगा, 42 चौको 168, ये 25% आ जाएगा। आपका सही आंसर होगा 25% का लाभ होगा। ए आंसर आपका सही है। अच्छा, इसको मान लीजिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होता है, कुछ लोग कहते हैं फ्रैक्शन हल करने में दिक्कत होती, आपको और बढ़िया तरीका बताते हैं। हमें क्रय मूल्य का 1/7 भाग लाभ हो, हानि हुई। क्रय मूल्य का 1/7 भाग हानि हुई, नहीं मालूम कि क्रय मूल्य क्या है। 7 से कटने वाली जो संख्या अच्छी लगे मान लो, 70 अच्छी लगे 70 मान लो, 7 अच्छा लगे 7 मान लो, 700 अच्छा लगे 700 मान लो। 70 रुपये हमने मान लिया CP, राइट। इसका 70 का 1/7 हानि हुई, तो 7 × 70 10 रुपये की हानि हो गई। 70 रुपये का सामान था, कॉस्ट प्राइस 10 रुपये की हानि हो गई, तो मिला क्या? 60 रुपये। ये क्या है? SP है। आप कह रहे हो 1440 रुपये SP है, तो 1440 ही तो 60 है। यदि हानि चाहिए तो 10 रख दो और CP चाहिए तो 70 रख दो। देखिए फिर वहीं का वहीं पहुंच गए आप। वैसी ही सिचुएशन आपके सामने आ गई। ये 1680 रुपये आ गई इसकी कॉस्ट प्राइस। अब 2100 में बेचोगे तो 420 रुपये का लाभ होगा, और लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होता है इंटू 100, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कैसे भी करिए, हमेशा स्थिति आपके फेवर में रहेगी, बशर्ते आपके कंसेप्ट में मेंटेन होना चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल लिखा हुआ है, एक दुकानदार माल खरीदते समय 20% की और बेचते समय 5% की बेईमानी करता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो बहुत ही साधारण तरीके से इसका आंसर दीजिए। इसके आंसर के लिए कोई टेक्निकल पढ़ाई आपको नहीं पढ़नी है। माल खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है, मतलब क्या है? 20% की बेईमानी क्यों कर रहा है? उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। जब 20% की बेईमानी किया है तो 20% ही लाभ होगा ना उसको। अच्छा, आप मान लीजिए मैं गया दुकान पर और 100 रुपये मैंने दिए, दुकान वाले को 100 रुपये दिए
और बड़ी ही होशियारी से 120 रुपये का सामान उसने ले लिया। 100 रुपया उसने दिया और 120 का सामान ले लिया, तो यहाँ पे उसकी लागत तो सिर्फ 100 रुपये आई थी और सामान उसके पास कितने का आ गया, 120 रुपये का आ गया। अब जब कोई खरीदने आता है तो उसके लिए तो ये 100% पैसा है ना, उसके लिए तो उसकी लागत ही लागत है। 100 रुपये देकर 120 का सामान ले आया, 20% बेईमानी कर दी उसने। अब इसको वो बेचेगा 5% अतिरिक्त पर, तो 100 हर चीज़ की कॉस्ट होती है, 105 पर जब वो बेचेगा तो आप देखिए उसे पैसा कितना मिलेगा। काट दीजिए इसको, 20 छक्का 20 पंचे हो गया, यहाँ से 2 एक कम ये हो गया, 6 कम 6 6 दूनी 12, 126 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया। यानी 126 रुपये उसने कमा लिए। 100 रुपये देकर 120 का सामान लाया, 120 के सामान को 105% पे बेचा, 126 रुपये रिटर्न मिला। यानी 100 रुपये लगाकर 126 कमा रहा है, कितना लाभ होगा, 26% का लाभ होगा। तो इस तरह से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए इसको मैं चेंज करता हूँ और अगर कुछ भी चेंज हो जाए तब भी फ़र्क नहीं पड़ता है। माल खरीदते समय मान लीजिए वो 30% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी 20% की बेईमानी करता है, उसको कितने % का लाभ होगा। ठीक है, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, एक लाइन में लिखिएगा, आपको किसी को समझाना नहीं है, आंसर देना है। 100 रुपये का सामान 130 का खरीद लाया, 100 रुपये दे के 130 का सामान खरीद लाया, हो गई 30% की बेईमानी। 100 रुपये देता है, 130 का सामान लेता, इसको 120% पे बेचता है। 0 0 हो गया, काट दीजिए। 12 तिहाई 36 के 6, 12 एकम 12 और 3 15, 156। 100 का सामान 156 कमा रहे हो, 56% का आपको लाभ होगा। तो इस तरह से कोई भी आंसर आप तेज़ी से देते चले जाएंगे। बस छोटी छोटी बातों पे अगर गौर करेंगे तो कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इसका जो चौथा क्लास होगा उस पर एक विशेष अवधारणा पे बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएँ, धन्यवाद।